हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों से अनुरोध है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारी क्लास से जुड़ सकें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि ई गवर्नेंस के कितने प्रकार हैं। यहाँ पर पूछा गया है जो ई गवर्नेंस होता है उसके टोटल कितने प्रकार हैं, कितने भागों में उसे डिवाइड किया गया है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 4 भागों में, या फिर 5 भागों में, या फिर 6, या फिर 7। आप लोगों को बताना है ई गवर्नेंस को टोटल कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ई गवर्नेंस को टोटल 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि हमने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है, क्यों कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा ई गवर्नेंस का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रकार जो होता है आपका वो होता है G2C। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजनशिप। ऑप्शन बी होता है, यानी कि दूसरा जो इसको भाग में डिवाइड किया गया है वो है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। तथा तीसरा जो भाग है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तथा जो लास्ट इसका भाग है G2E, यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। इन चारों भागों को आप लोगों को ध्यान रखना है। कभी कभी ये भाग दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से भाग जो है वो ई गवर्नेंस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिटकॉइन के फाउंडर कौन है। आप लोगों को बताना है जो बिटकॉइन है काफी प्रचलित मुद्रा है, तो इसके फाउंडर कौन है। आप लोगों को बताना है कि बिटकॉइन के फाउंडर कौन है। पहला ऑप्शन है लैरी पेज, ऑप्शन बी है सतोशी नाकामोटो, सी ऑप्शन है जेरी यंग, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है कि बिटकॉइन के फाउंडर कौन है। तो यहाँ पर अगर इसके राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतोशी नाकामोटो। ठीक है, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी होती है जो कि कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी हुई होती है। ठीक है, सतोशी नाकामोटो ने अगर बात करें किस सन में इन्होंने ये फाउंड किया था तो 2009 में। ठीक है, और ये कहाँ के निवासी थे तो ये जापान के निवासी थे सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने बिटकॉइन का आविष्कार किया। यानी कि फाउंडर जो थे वो बिटकॉइन के थे, सतोशी नाकामोटो, जो कि एक जापान के पर्सन थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्न में से कौन सा जूम नहीं होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है वहां पर कौन सा निम्नलिखित में से जूम शामिल नहीं होता है। पहला ऑप्शन है 400%, ऑप्शन बी है 300%, सी ऑप्शन है 100%, तथा लास्ट ऑप्शन है 500%। आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा जो है लिब्रे ऑफिस कैल्क का जूम परसेंटेज नहीं है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 500% जो है वो लिब्रे ऑफिस का जूम परसेंट नहीं है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस में जो मैक्सिमम जूम परसेंट होता है वो 400% होता है। वहीं अगर पूछा जाता है इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम परसेंटेज जो होता है वो 3000% होता है, लेकिन कैल्क में कितना होता है मैक्सिमम 400% होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इम्प्रेस का अधिकतम जूम कितना होता है। जैसे कि अभी हमने आप लोगों को बताया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर जो मैक्सिमम जूम होता है वो 3000% तक होता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3000% लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर जो होता है वो जूम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डेबिट कार्ड में सीबीबी नंबर कितने डिजिट का होता है। जो आपका डेबिट कार्ड होता है वहां पर एक सीबीबी नंबर होता है। आप लोगों को बताना है वो सीबीबी नंबर कितने डिजिट का होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 4 डिजिट का, ऑप्शन बी है 5 डिजिट का, ऑप्शन सी है 6 डिजिट का, तथा लास्ट ऑप्शन है 3 डिजिट का। आप लोगों को बताना है जो सीबीबी नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 टोटल डिजिट होते हैं सीबीबी नंबर में। ठीक है, सीबीबी नंबर में टोटल 3 डिजिट होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एनईएफटी की स्थापना कब की गई थी। आप लोगों को बताना है जो एनईएफटी होता है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। एनईएफटी की आपको फुल फॉर्म भी बतानी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 2005 में, ऑप्शन बी है 2004 में, ऑप्शन सी है 2002 में, तथा लास्ट ऑप्शन है 2003 में। आप लोगों को बताना है कि एनईएफटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2005 में एनईएफटी की फुल जो है स्थापना की गई। अगर बात करें इसकी फुल फॉर्म की तो हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। कभी कभी पूछा जाता है कि आरटीजीएस की
स्थापना कब हुई, आरटीजीएस की स्थापना कब हुई। तो आप लोगों को बता दें जो आरटीजीएस की स्थापना हुई थी वो सन 2004 में स्टार्ट की गई थी। एनईएफटी की बात की जाए तो 2005 में स्टार्ट की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑटो टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें ऑटो टेक्स्ट करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, आप लोगों को यहाँ पर इसका आंसर करना है। पहला ऑप्शन हमारे पास F2 की का प्रयोग करेंगे, या फिर शिफ्ट प्लस F3, या फिर कंट्रोल प्लस F3, या फिर नन ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है ऑटो टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F3। ठीक है, कंट्रोल प्लस F3 का प्रयोग किया जाता है ऑटो टेक्स्ट करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। आप लोगों ने बनाए होंगे व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप लोगों को बताना है कि जो एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है वहां पर मैक्सिमम कितने पर्सन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आपको कितने पर्सन को ऐड करना होता है, 255, 256, 247 या फिर 260। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 256 से ज्यादा हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में पर्सन को ऐड नहीं कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कंपनी एमआरएफ कंपनी से टायर खरीदती है तो यह किसका एग्जाम्पल है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को सोच समझ के इसका आंसर करना है। एक कार कंपनी है, ठीक है, वो एमआरएफ कंपनी से टायर खरीदती है तो ये किस प्रकार का व्यापार हुआ, किस प्रकार का एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन हमारे पास B2C का एग्जाम्पल है, या फिर B2B का, या फिर C2B का, या फिर नन ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है कि एक कार कंपनी है वो टायर खरीदती है एमआरएफ से, तो किस कैटेगरी में ये बिजनेस आएगा। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका मतलब है B2B। आप B2B की फुल फॉर्म क्या होगी, आप लोगों को बताने कि B2B की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर अगर बात करें B2B की फुल फॉर्म की तो बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा। वहीं अगर B2C की बात करें तो बिजनेस टू कस्टमर हो जाएगा। अगर C2B की बात करें तो कस्टमर टू बिजनेस हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोगों को बताना है जो GUI होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। पहला ऑप्शन हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी है ग्राफिक अनशेयर इंटरनेट, ऑप्शन सी है ग्राफिकल यूजर इंटरनेट, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। GUI की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है कौन सी राइट फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर अगर इसके राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, GUI की फुल फॉर्म हो जाएगी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की राइट फुल फॉर्म हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इज इक्वल टू राउंड 78.4678 कामा 2 का मान क्या होगा। यहाँ पर राउंड फार्मूले की बात की गई है, आप लोगों को बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आई। कई बार हमने क्लास में समझाया है, अब आप लोगों को इसका राइट आंसर करना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। पहला ऑप्शन हमारे पास 72.57, ऑप्शन बी है 78.47, ऑप्शन सी है 71.57, तो लास्ट ऑप्शन है 70.00। यहाँ पर क्वेश्चन है 78.4678 कामा 2 को राउंड अप करने पे क्या मिलेगा। तो आप लोगों को बता दें राउंड फार्मूला क्या कहता है, यहाँ पर 2 है, तो यानी कि हमें केवल और केवल 2 वैल्यू को ही दर्शाना है, जो पीछे की 2 वैल्यू हैं इनको हटाना होता है। अब आप लोगों को बता दें अगर ये 2 वैल्यू जो हैं वो 50 से ज्यादा हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक नंबर बढ़ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, अगर ये 50 से कम है तो यहाँ पर एक नंबर घट जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 4 पॉइंट, यहाँ पर देखिएगा ये 50 से ज्यादा है तो यहाँ पर एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, यानी कि 78.47। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना इस प्रकार से राउंड फार्मूला वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि कंट्रोल प्लस बाई का उपयोग कब करते हैं। आप लोगों को बताना है जो कंट्रोल प्लस बाई का प्रयोग किया जाता है वो किस सिचुएशन में किया जाता है, क्या करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है अंडो करने के लिए, ऑप्शन बी है रेडो करने के लिए, ऑप्शन सी है कॉपी करने के लिए, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। कंट्रोल प्लस बाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेडो करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल प्लस बाई का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोगों को बताना है अगर कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग कब किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किया जाता है अंडो करने के लिए। ठीक है, वहीं अगर कंट्रोल प्लस सी कर दें तो कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संपूर्ण सीट को एक बार में सेलेक्ट किया जा सकता है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि क्या संपूर्ण सीट, जैसे कि एक्सेल की एक सीट होती है, अगर उस सीट को हम एक बार में फुल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या यह पॉसिबल है या फिर नहीं। अगर है तो ट्रू हो जाएगा, नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। आप लोगों को बताना है क्या ऐसा होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। ठीक है, ऐसा हो जाता है। किसकी मदद से हो जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार अगर हम प्रेस करेंगे तो जो है एक बार में संपूर्ण सीट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार की मदद से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असेंबली लैंग्वेज का विकास किस जनरेशन में हुआ था? आप लोगों को बताना है जो असेंबली लैंग्वेज है उसका विकास जो है वो किस जनरेशन में किया गया था। पहला ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी है सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन सी है थर्ड जनरेशन तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जीएस ज्ञान 247, इसे जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम इंपोर्टेंट पीडीएफ तथा ट्रिपल सी से रिगार्डिंग अपडेट देते रहते हैं। तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है बीरू_यादव 99 तथा आप लोग ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.gsgyan247.com। ठीक है, आप लोग कई सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, वहां पर डायरेक्ट हमारे इनबॉक्स में मैसेज करिएगा, हम हर एक सवाल का आप लोगों को आंसर देंगे। तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करिएगा। हमारी इंस्टा आईडी है बीरू_यादव 99। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का जो है डेवलप किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। IPv6 कितने साइज का होता है? आप लोगों को बताना है जो IPv6 होता है वो कितने बिट का होता है। एक्चुअल में यहाँ पर बिट पूछा गया है, साइज करके भी पूछा जाता है कई बार। आप लोगों को बताना है कि IPv6 कितने साइज का होता है। पहला ऑप्शन है 46 बिट, ऑप्शन बी है 32 बिट, ऑप्शन सी है 128 बिट तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। IPv6 कितने बिट का होता है, आप लोगों को राइट आंसर पिक करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 128 बिट का होता है। ठीक है, 128 बिट का होता है आपका IPv6 एड्रेस। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए IPv4 की तो वो होता है आपका 32 बिट का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिनक्स एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है, जो लिनक्स होता है वो एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या फिर नहीं, ट्रू है या फिर फॉल्स, आप लोगों को राइट आंसर पिक करना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू। लिनक्स जो है वो एक आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP की शुरुआत कब हुई? आप लोगों को बताना है। अभी हमने आप लोगों को बताया था कि ई गवर्नेंस के कितने भाग होते हैं, टोटल 4 भाग होते हैं। अब यहाँ पर पूछा जाता है जो ये योजना है NEGP यानी कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है वो किस सन में स्टार्ट की गई थी। यहाँ पर आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 2004 में, ऑप्शन बी है 2006 में, ऑप्शन सी है 2008 या फिर 2010 में। आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब स्टार्ट की गई थी। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना को शुरू किया गया था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें तथा वीडियो को शेयर भी करते रहें आप लोग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर 2 रंग पिक्सल्स के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आप लोगों को बताना है जो स्क्रीन पर 2 रंगीन पिक्सल्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है। आप लोगों को बताना है उनके बीच की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है डेंसिटी, ऑप्शन बी है पिक्सल्स, ऑप्शन सी है स्क्रीन रेजुलेशन तथा लास्ट ऑप्शन है डॉट पिच। स्क्रीन पर 2 रंगीन पिक्सल्स के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉट पिच। ठीक है, डॉट पिच कहलाती है कि स्क्रीन पर मौजूद 2 पिक्सल्स के बीच की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। TLS और SSL क्या है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है जो TLS है और SSL है वो एक्चुअल में क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास वेब सर्वर हैं ये दोनों, या फिर लेयर्स ऑफ इंटरनेट है यानी कि इंटरनेट की लेयर हैं ये दोनों, या फिर क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल हैं, या फिर ये प्रोटोकॉल हैं। तो लास्ट ऑप्शन है इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इनमें से क्या है? TLS और SSL एक्चुअल में
क्या है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है ये दोनों क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं, टीएलएस तथा एसएसएल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि टीएलएस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो टीएलएस की फुल फॉर्म हो जाएगी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है, ऑप्शन बी है, यानी कि एसएसएल की सिक्योर सॉकेट लेयर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन एक क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रकार नहीं है? ठीक है, आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में कौन एक क्लाउड का प्रकार नहीं है। जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड की जाती है, आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी एक क्लाउड सर्विस के अंतर्गत नहीं आती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास प्राइवेट क्लाउड, ऑप्शन बी है पब्लिक क्लाउड, ऑप्शन सी है प्रोटेक्टेड क्लाउड तथा लास्ट ऑप्शन है हाइब्रिड क्लाउड। इनमें से कौन सी एक क्लाउड सर्विस नहीं है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटेक्टेड क्लाउड नहीं होता है। प्राइवेट क्लाउड होता है, जैसे कि किसी भी बैंक का अपना खुद का एक क्लाउड होता है तो वो कहलाता है प्राइवेट क्लाउड, या किसी भी कंपनी का एक क्लाउड होता है जहां पर वो अपना डेटा को स्टोर रखते हैं तो वो क्लाउड किस प्रकार का होता है? प्राइवेट क्लाउड के अंतर्गत आता है। एक पब्लिक क्लाउड होता है जिसको सभी लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपका जो है गूगल। ठीक है, वहां पर आपने फोन में देखा होगा तो वहां पर एक क्लाउड मिलता है जहां पर इंटरनेट पे हम कुछ चीजों को सेव कर सकते हैं, तो वो पब्लिक क्लाउड कहलाता है। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? इन दोनों को मिलाकर जो क्लाउड बनता है वो आपका हाइब्रिड क्लाउड कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस का क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट की एक खुद की क्लाउड सर्विस है, उस क्लाउड सर्विस का नाम क्या है? यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है हमारे पास वन क्लाउड, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर तथा लास्ट ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वेब। आप लोगों को बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट की खुद की क्लाउड सर्विस कौन सी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को सोच समझ के इसका आंसर करना है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की खुद की एक क्लाउड सर्विस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से मजबूत वायरलेस सुरक्षा है? आप लोगों को बताना है जो यहाँ पर वायरलेस सुरक्षा दी गई है, ठीक है, उनमें से कौन सी ही सबसे मजबूत वायरलेस सुरक्षा है? पहली ऑप्शन है हमारे पास डब्ल्यू, ठीक है, ईपी, ऑप्शन बी है WPA, ऑप्शन सी है WPA2 तथा लास्ट ऑप्शन है WPA3। आप लोगों को बताना है सबसे मजबूत कौन सी वायरलेस सुरक्षा है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप लोग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, WPA3। ठीक है, WPA3 जो है वो सबसे मजबूत वायरलेस सुरक्षा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे पहला यूपीआई ऐप कौन सा है? ठीक है, आप लोगों को बताना है जो सबसे पहले यूपीआई ऐप लॉन्च किया गया था उस ऐप का आप लोगों को नाम बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास भीम ऐप, ऑप्शन बी है फोन पे, ऑप्शन सी है पेटीएम तथा लास्ट ऑप्शन है एम पैसा। कौन सा सबसे पहला यूपीआई ऐप है जो लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोन पे जो है सबसे पहले लॉन्च किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। IMPS का पूर्ण रूप क्या है? आप लोगों को बताना है जो IMPS होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास इंटरनेट पेमेंट सर्विस, ऑप्शन बी है इमीडिएट पेमेंट सर्विस तथा सी ऑप्शन है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम तथा लास्ट ऑप्शन है इंटरनेट पेमेंट सिस्टम। आप लोगों को बताना है IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम जो होता है वो होता है IMPS का, ठीक है, फुल फॉर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था? आप लोगों को बताना है जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो किस सन में लॉन्च किया गया था, यानी कि किस सन में वो डेवलप किया गया था। पहला ऑप्शन है हमारे पास 1950, ऑप्शन बी है 1945, ऑप्शन सी है 1944, ऑप्शन डी है 1952। आप लोगों को बताना है सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप किया गया था। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1950, यानी कि 1950 में सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारे पास आर्मोस, ऑप्शन बी है जीनोस, ऑप्शन सी है जीमोस तथा ऑप्शन डी है मैक ओएस। आप लोगों को बताना है सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीमोस जो था वो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि 1950 में डेवलप किया गया था।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉस को विकसित करने वाला कौन था? आप लोगों को बताना है जो डॉस है, ठीक है, उसको किसने विकसित किया था? ठीक है, डॉस को किसने विकसित किया था आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास टिम पीटरसन, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट एंड IBM, तो लास्ट ऑप्शन है हरमन होलरिथ। आप लोगों को बताना है कि डॉस को किसने डेवलप किया था। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिम पीटरसन के द्वारा डॉस को डेवलप किया गया था। ठीक है, टिम पीटरसन का आप लोगों को नाम ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस जो है क्या वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर नहीं, ट्रू है या फिर फॉल्स, आप लोगों को इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पावर पॉइंट में आप स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेन्यू दिखा सकते हैं। अगर आपको पावर पॉइंट में स्लाइड शो चल रहा है, ठीक है, आप स्लाइड शो वहां पर दिखा रहे हैं, तो वहां पर शॉर्टकट मेन्यू दिखा सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है फॉर्मेटिंग टूल बार पर क्लिक करके, ऑप्शन बी है वर्तमान स्लाइड पर राइट क्लिक करके, ऑप्शन सी है वर्तमान स्लाइड पर एक राइट आइकन पर क्लिक करके, तथा लास्ट ऑप्शन है ए तथा बी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पावर पॉइंट में स्लाइड शो चल रहा है और वहां पर अगर आप शॉर्टकट मेनू देखना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, तो वर्तमान स्लाइड पर राइट क्लिक करें तो हमें शॉर्टकट मेनू दिख जाएगा। ठीक है, ये आप लोग चेक कर भी सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईमेल आईडी में यूजर नेम बदला जा सकता है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि जो ईमेल आईडी होती है बनी हुई है आपकी, उसका यूजर नेम जो है वो दोबारा से चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं, ट्रू है या फिर फॉल्स। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, जो यूजर नेम होता है ईमेल आईडी का वो कभी भी चेंज नहीं होता है, बनाते टाइम जो आप यूजर नेम दे देंगे वही यूजर नेम आपका रहेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 को आज ही सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है हमारा जीएस ज्ञान 247, इंस्टाग्राम हमारी है बीरू_यादव99, तथा अगर आप लोग CCC के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.gsgyan247.com। यहाँ पर आप जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं तथा अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।